दोस्तों स्वागत है आपका 3 नवंबर 2023 की न्यूज़ में। ये है न्यूज़ टुडे सेक्शन विजन आईएएस इंस्पायरिंग इनोवेशन के द्वारा लाई गई नई पहल, जिसमें प्रतिदिन खबर डालते हैं और इम्पोर्टेंट जो न्यूज़पेपर्स हैं जैसे द हिंदू हैं और इंडियन एक्सप्रेस है, उसके अलावा बहुत सारे जो हैं, इनमें जो भी खबरें रहती हैं उन्हें विस्तार दे करके 3-4 पेज का PDF प्रतिदिन डालते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, पहली खबर क्या है न्यूज़ टुडे सेक्शन 3 नवंबर 2023 की। वो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, यूनेप कहते हैं जैसे। उस संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 जारी की है। एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट 2023 क्या है, किस संदर्भ में है और क्यों सुर्खियों में है, समझते हैं। देशों व समुदायों की आघात सहन करने की क्षमता को बढ़ाकर जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी सुभेद्यता को कम करने की प्रक्रिया अनुकूलन या एडेप्टेशन कहलाती हैं। तो ये अनुकूलन अंतराल रिपोर्ट या इसको कह सकते हैं रपट हैं। तो ये अनुकूलन से संबंधित रिपोर्ट हैं और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने जारी की, तो ये पर्यावरण से संबंधित खबर हैं। तो पर्यावरण वाले पार्ट का आपका ये हिस्सा है। देशों और समुदायों की आघात सहन करने की क्षमता जो है उसको बढ़ाने के लिए, उसको बढ़ा करके जलवायु परिवर्तन के प्रति उनकी सुभेद्यता जो है उनको कम करने की प्रक्रिया जो है अनुकूलन कहलाती हैं। अनुकूलन अंतराल यानी कि एडेप्शन गैप वास्तव में कार्यान्वित किए गए अनुकूलन संबंधी उपायों और सामाजिक स्तर पर निर्धारित लक्ष्यों के बीच का अंतर है। यानी अनुकूलन क्या है, एक तरीके से ये है कि आघात सहन करने की क्षमता जो है उसको बढ़ाना है और जलवायु परिवर्तन जो है उनके प्रति उनकी सुभेद्यता जो है उनको कम करना है। इस प्रक्रिया को अनुकूलन कहते हैं। और पर्यावरण के प्रति आघात सहन करने की क्षमता बढ़ाने और सामाजिक स्तर पर उनके लक्ष्य जो निर्धारित किए गए इनके बीच का अंतर जो है अंतराल कहलाता है, वो अनुकूलन अंतराल कहलाता है। जलवायु परिवर्तन के प्रभावों से संबंधित वरीयताओं तथा संसाधनों की सीमित मात्रा और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए निर्धारित होता है। यानी जलवायु परिवर्तन के जो प्रभाव है उन प्रभावों से संबंधित वरीयताएं और संसाधनों की सीमित मात्रा और प्रतिस्पर्धी प्राथमिकताओं को दर्शाते हुए निर्धारित होता है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नज़र डालें तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अनुकूलन संबंधी उपायों को के लिए जो वित्त उपलब्ध करवाए जा रहे हैं, विकासशील देशों को उससे लगभग 10 से 18 गुना ज़्यादा वित्त की आवश्यकता है। अनुकूलन वित्त अंतराल यानी एडेप्शन फाइनेंस गैप लगातार बढ़ रहा है। यानी जो लक्ष्य तय किए गए हैं और प्रभाव जो लक्ष्य तय किए गए हैं और अनुकूलन संबंधी जो उपाय किए जा रहे हैं इनके बीच में, जैसे लक्ष्य मान लो तय किया गया है कि इसको 2010 में समाप्त करना है और प्रयास जो है जितना धन उपलब्ध करवाया जा रहा है उससे जो है 2010 का लक्ष्य भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो गैप लगातार बढ़ रहा है, अंतराल लगातार बढ़ रहा है। अनुकूलन वित्त अंतराल एडेप्शन फाइनेंस गैप लगातार बढ़ रहा है। वर्तमान में ये बढ़कर के 194 से 366 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष हो गया है। जलवायु परिवर्तन के कारण सांस्कृतिक विरासत और देशज ज्ञान का जो नुकसान हो रहा है उसके हानि और क्षति यानी लॉस एंड डैमेज पर कार्य योजना में उपेक्षा की गई है। विशेष रूप से महिलाओं को ध्यान में रखकर निर्धारित किए गए अंतर्राष्ट्रीय अनुकूलन वित्त का केवल 2% ही लैंगिक रूप से अनुक्रियाशील यानी रेस्पॉन्सिव है। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों के बारे में जानते हैं, उसके बाद हम यूनेप के संदर्भ में जानेंगे, यानी यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम यानी कि संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के संदर्भ में जानेंगे। रिपोर्ट में सिफारिशें की गई कि विकसित देशों को अनुकूलन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए अपने जलवायु वित्त को 2025 तक 2019 के स्तर से लगभग 2 गुना करने की आवश्यकता है। 2019 में जितना था उसका डबल करने की आवश्यकता है 2025 तक। इसके अलावा इसमें सिफारिश की गई है कि बजट नियोजन में अनुकूलन को समेकित करने के लिए क्लाइमेट बजट टैगिंग और ट्रैकिंग को बढ़ाने एवं सुधारने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इसके अलावा क्लाइमेट बजट टैगिंग के संदर्भ में जानें तो क्लाइमेट बजट टैगिंग ये सरकारों के जलवायु संबंधी गतिविधियों पर उनके द्वारा व्यय की गई निधियों की निगरानी एवं ट्रैकिंग के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है।
रिजिलियंस बॉन्ड और बीमा जैसे साधनों द्वारा निजी निवेश को आकर्षित करना चाहिए। इसके अलावा रिजिलियंस बॉन्ड की बात करें तो इसके माध्यम से जलवायु लोचशीलता से संबंधित निवेशों के लिए पूंजी जुटाई जाती हैं। सरकारों को विप्रेषण यानी रेमिटेंस का लाभ उठाने के लिए प्रयास करने चाहिए। विप्रेषण अक्सर सकल घरेलू उत्पाद में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। लघु और मध्यम उद्यमों यानी कि स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज को वित्त पोषित किया जाना चाहिए। इससे उन्हें अनुकूलन संगत उत्पादों एवं सेवाओं की पेशकश करने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। पेरिस समझौते के अनुच्छेद 2.1 का कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। यह अनुच्छेद सरकारों से वित्तीय प्रवाह को ग्रीन हाउस गैसों के कम उत्सर्जन और जलवायु लोचशील विकास की दिशा में सुसंगत बनाने का आह्वान करता है। यूनेप की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम इसे कहते हैं हम। यूनेप यह पर्यावरण संबंधी गतिविधियों की निगरानी और नियंत्रण करने वाली संयुक्त राष्ट्र की सर्वोच्च संस्था है। इसकी उत्पत्ति 1972 में स्टॉकहोम में आयोजित मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के दौरान की गई थी। सौंपे गए कार्य मैंडेट देके इसके तो इस ग्रह के यानी पृथ्वी के समक्ष मौजूद 3 बड़े संकटों जलवायु परिवर्तन, प्रकृति और जैव विविधता की हानि और प्रदूषण एवं अपशिष्ट, इनकी समस्या का समाधान खोजना, ये इसके सौंपे गए कार्य हैं। इसके अलावा इस यूनेप में सदस्य देशों की बात करें तो 193 सदस्य देश हैं। भारत भी इसका सदस्य है। प्रकाशित की जाने वाली अन्य रिपोर्ट्स की बात करें, यूनेप जो है एमिशन गैप रिपोर्ट, द ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जारी करता है। दूसरी खबर की ओर बढ़ जाते हैं। दूसरी खबर जो है रूस है। रूस ने व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि के लिए अपना अनुसमर्थन रद्द कर दिया है। क्या है इसको समझते हैं। देखिए, कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT के लिए अपना अनुसमर्थन वापस रद्द कर दिया है। रूस ने जो है कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी यानी CTBT से अनुसमर्थन वापस किया। रूस ने कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर यानी कि C और टेस्ट बैन ट्रीटी यानी TBT, इसके लिए अनुसमर्थन वापस किया रूस ने। क्या है इसको समझते हैं। देखिए, रूस CTBT यानी कि व्यापक परमाणु परीक्षण प्रतिबंध संधि अनुसमर्थन यानी रेटिफिकेशन से पीछे हट गया है। ऐसा रूस ने स्वयं को संयुक्त राज्य अमेरिका के बराबर दर्शाने के लिए किया है। अमेरिका ने भी CTBT का अनुसमर्थन नहीं किया है। उसका तर्क रहा है कि भागीदार राष्ट्र इस संधि के नियमों का पालन करते हैं या नहीं, ये सत्यापित करना बहुत कठिन है। CTBT के तहत सभी तरह के परमाणु विस्फोटों पर प्रतिबंध लगाया गया है, चाहे वे सैन्य हों या शांतिपूर्ण उद्देश्यों के लिए हों। इस संधि में CTBT यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी संगठन जो है यानी कि CTBTO की स्थापना का प्रावधान किया गया है। यह संगठन वैश्विक रूप से संधि के तहत आरोपित प्रतिबंधों को सत्यापित करता है। संधि के तहत निम्नलिखित के जरिए सत्यापन का कार्य किया जाता है, जैसे अंतर्राष्ट्रीय निगरानी प्रणाली, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय डेटा सेंसर, इसके अलावा ऑन साइट डायरेक्शन। इस संधि पर 1996 में हस्ताक्षर करने शुरू हुए थे। इस पर अभी तक 187 देशों ने हस्ताक्षर किए हैं, जबकि 178 देशों ने इसका अनुसमर्थन कर दिया है। 187 ने हस्ताक्षर किए, 178 देशों ने अनुसमर्थन कर दिया है। यह संधि अभी तक औपचारिक रूप से लागू नहीं हुई है। इसके लिए होने के लिए 44 विशिष्ट देशों द्वारा अनुसमर्थन जरूरी है। इसके लिए इनमें से 8 देशों ने अभी तक अनुसमर्थन नहीं किया है। ये 8 देश हैं: संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, चीन, पाकिस्तान, नॉर्थ कोरिया, इजराइल, ईरान, मिस्र। भारत ने CTBT यानी कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी पर न तो हस्ताक्षर किया है और न ही अनुसमर्थन किया है। भारत इस संधि को भेदभावपूर्ण मानता है। भारत समयबद्ध तरीके से सार्वभौमिक और पूर्ण परमाणु निरस्त्रीकरण का समर्थन करता रहा है। गौरतलब है कि 1945 से 1996 के बीच 2000 से अधिक परमाणु परीक्षण किए गए थे। 1945 से 1945 और 1996 के बीच ये परमाणु परीक्षणों की बात कर रहा हूँ। 2000 से ज़्यादा परमाणु परीक्षण हुए थे। वही इस संधि को अपनाने के बाद 1 दर्जन से भी अधिक परमाणु परीक्षण किए गए हैं। परमाणु हथियार नियंत्रण से संबंधित अन्य संधियों की बात करें तो एक संधि है ट्रीटी ऑन प्रोहिबिशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी कि TPNW। TPNW 2017 में ये संधि मतलब हुई थी, जिसको हम परमाणु हथियार निषेध संधि कहते हैं।
इसमें परमाणु हथियार संबंधी किसी भी गतिविधि में भाग लेने पर प्रतिबंधों का एक व्यापक सेट शामिल है। इस पर भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा परमाणु अप्रसार संधि यानी ट्रीटी ऑन द नॉन प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स यानी NPT 1968। इसका उद्देश्य परमाणु हथियारों के व्यापक प्रसार की रोकथाम और अन्य उपायों द्वारा परमाणु युद्ध के खतरे को टालना है। इस पर भी भारत ने हस्ताक्षर नहीं किए हैं। इसके अलावा एक PTBT है, जिसको हम क्या कहते हैं, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी यानी कि आंशिक परीक्षण प्रतिबंध संधि 1963 की संधि है। ये संधि वायुमंडल, बाह्य अंतरिक्ष और समुद्र में परमाणु हथियारों के परीक्षण पर प्रतिबंध लगाती है। भारत ने इस संधि पर हस्ताक्षर भी किए हैं और उसका अनुसमर्थन भी किया है। 1963 की संधि है। PTBT पर भारत के हस्ताक्षर है 1963 की संधि पर। NPT 1968 में भारत के हस्ताक्षर नहीं है। टेस्ट ऑन ट्रीटी ऑन द न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स। बात करते हैं अगली खबर की, वो है हंगा टोंगा हंगा हा। आपाई ज्वालामुखी उद्गार से वायुमंडलीय ओजोन परत को नुकसान पहुंचा है। हंगा टोंगा हंगा हा आपाई समुद्र के नीचे स्थित ज्वालामुखी हैं, यानी कि सबमरीन वोल्केनो है। ये दक्षिणी प्रशांत महासागर में टोंगा द्वीप समूह में अवस्थित हैं। इसमें जनवरी 2022 में उद्गार हुआ था। ज्वालामुखी उद्गार ओजोन परत को कैसे प्रभावित करते हैं? ज्वालामुखी उद्गार से बड़े पैमाने पर उत्सर्जित जल वाष्प और धुएं का गुब्बार समताप मंडल में पहुंच जाता है। इस जल वाष्प उत्सर्जन के कारण अंटार्कटिका के ऊपर मौजूद ओजोन परत का समय से पहले क्षरण शुरू होने लगता है। ज्वालामुखी उद्गार यानी कि इरप्शन के कारण बड़ी मात्रा में सल्फर डाइऑक्साइड गैस समताप मंडल में पहुंच जाती हैं। ये गैस समताप मंडल में क्लोरीन के रासायनिक रूपांतरण में मदद करती हैं तथा इसे अधिक अभिक्रियाशील रूप प्रदान करती हैं और क्लोरीन का ये रूप ओजोन परत को नुकसान पहुंचाता है। ज्वालामुखी उद्गार से ब्रोमीन और हाइड्रोजन क्लोराइड गैस का भी उत्सर्जन होता है। इसमें भी ओजोन को नुकसान पहुंचाने की क्षमता होती है। इसके अलावा ज्वालामुखी उद्गार से उत्सर्जित कण ओजोन क्षयकारी पदार्थों की रासायनिक अभिक्रिया के लिए एक सरफेस यानी एक सतह प्रदान करते हैं। गौरतलब है कि उत्सर्जित कण स्वयं ओजोन क्षय में योगदान नहीं करते, बल्कि वे मानव निर्मित रसायनों के क्लोरीन और ब्रोमीन युक्त यौगिकों के साथ अभिक्रिया करते हैं और इस प्रकार वे अप्रत्यक्ष रूप से ओजोन के क्षरण में योगदान देते हैं। ज्वालामुखी उद्गार से वायुमंडलीय ओजोन का लगभग 1 से 5% की क्षति हो सकती है। ठीक है। इससे 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो ज्वालामुखी के उद्गार से भी ओजोन परत का क्षरण हुआ था। इससे पहले 1991 में फिलीपींस के माउंट पिनाटुबो, फिलीपींस में एक माउंट पिनाटुबो करके माउंट है और वहाँ पे ज्वालामुखी उद्गार से ओजोन क्षरण हुआ था। ओजोन छिद्र के बारे में जानेंगे। ओजोन छिद्र वास्तव में अंटार्कटिका के ऊपर समताप मंडल में ओजोन परत की मोटाई का कम होना है। अक्सर ऐसा देखा गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत के मौसम में ओजोन परत की मोटाई कम हो जाती है, वसंत के मौसम में। ठीक है। दरअसल वैज्ञानिक ओजोन छिद्र शब्द का प्रयोग उस क्षेत्र के लिए करते हैं जहाँ अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन सांद्रता 220 डॉब्सन यूनिट की ऐतिहासिक सीमा से कम हो जाती हैं। पृथ्वी पर ओजोन परत की औसत मोटाई 300 डॉब्सन यूनिट्स हैं। ओजोन क्षरण प्रदूषकों की रासायनिक अभिक्रिया के कारण होता है। इन प्रदूषकों को ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी कि ODS कहा जाता है। मुख्य ओजोन क्षयकारी पदार्थ यानी ODS जो है वो है क्लोरीन, ब्रोमीन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेलोन्स। तो कुल मिला के इसमें जो मुझे समझ आ रही हैं वो जो हेलोजन्स सारे हैं वो इसमें मुख्य रूप से कह सकते हैं फ्लोरीन हो, चाहे क्लोरीन हो, चाहे ब्रोमीन हो, ये सारे हेलोजन्स जो हैं इसमें क्षयकारी पदार्थ के रूप में काम करते हैं। ओजोन परत के संरक्षण पर अलग अलग जो प्रोटोकॉल हैं, जो कन्वेंशंस है, जो अभिसमय हैं, उनको बात करते हैं। ओजोन परत के संरक्षण पर वियना एक तो कन्वेंशन जो इसे 1985 में अपनाया गया था, वियना कन्वेंशन को। इसके अलावा 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। ओजोन परत क्षयकारी पदार्थ जो हैं यानी कि ODS जो हैं उसको लेकर के 1987 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल अपनाया गया। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल में किगाली संशोधन 2019 में किया गया। इसका उद्देश्य हाइड्रोफ्लोरो
कार्बन यानी HFC के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से कम करना है। अगली खबर की बात करते हैं। पंजाब और तमिलनाडु के बाद केरल ने अपने राज्यपाल के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। पंजाब ने की थी, तमिलनाडु ने की थी, अब जो है केरल भी ऐसा कर रहा है। केरल सरकार ने राज्य विधानसभा से पारित 8 विधेयकों पर राज्यपाल की ओर से कोई भी निर्णय न दिए जाने का आरोप लगाया है। राज्य सरकार के अनुसार इनमें से कई विधेयक अत्यधिक लोकहित से जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करने वाले कई अन्य राज्यों ने भी इसी तरह की चिंताएं व्यक्त की हैं। राज्य विधानमंडल से पारित किसी भी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल की मंजूरी अनिवार्य है। राज्यपाल राज्य कार्यपालिका का प्रमुख होता है, साथ ही वह संविधान के अनुच्छेद 168 के तहत राज्य विधानमंडल का भी हिस्सा होता है। 168 के तहत आर्टिकल 168 संविधान के अनुच्छेद 200 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्य की विधानसभा द्वारा या राज्य विधान परिषद वाले राज्य में विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया जाता है, तब उससे राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत करना पड़ता है। अनुच्छेद 200 के अनुसार कोई विधेयक राज्य विधानसभा या राज्य विधान परिषद इनमें राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों से पारित हो जाता है, फिर उसे राज्यपाल के पास भेजा जाता है। आर्टिकल 200 के अनुसार राज्यपाल या तो इस विधेयक पर अपनी अनुमति दे देता है या अनुमति को रोक सकता है, अथवा विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। यदि कोई धन विधेयक नहीं है तो राज्यपाल विधेयक पर या उसके किसी विशेष प्रावधानों पर पुनर्विचार करने के लिए उसे राज्य विधानसभा या राज्य विधानमंडल को वापस भी भेज सकता है। धन विधेयक के मामले में ऐसा नहीं कर सकता। यदि विधेयक सदन या सदनों द्वारा संशोधन सहित उसके बिना फिर से पारित कर दिया जाता है तो राज्यपाल के समक्ष अनुमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है, तो राज्यपाल अनुमति देने के लिए बाध्य है। हालांकि संविधान में उस समय सीमा का उल्लेख नहीं किया गया जिसके भीतर राज्यपाल किसी विधेयक पर अपना निर्णय ले। इस वजह से विधेयकों को मंजूरी मिलने में विलम्ब हो सकता है। शमशेर सिंह बनाम पंजाब राज्यवाद 1974 बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सहायता और उसकी सलाह पर कार्य करने के लिए बाध्य हैं। MM पुंछी आयोग सिफारिश की थी कि राज्यपाल स्वयं से विवेकाधिकार का उपयोग नहीं कर सकता और वह राज्य सरकार की सलाह से ही कार्य करने के लिए बाध्य हैं। बात करते हैं अगली खबर की, वो है एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी कि WSL ने नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम शुरू किए हैं। इन पहलों का उद्देश्य भारतीय घरों में ऊर्जा दक्षता बढ़ाना और कार्बन फुटप्रिंट को कम करना है। नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम के बारे में जानते हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड यानी EESL ने पूरे देश में 20 लाख ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुक स्टोव वितरित, मतलब इसी के अंतर्गत जो है, इस कार्यक्रम के अंतर्गत ही जिसको कार्यक्रम को हम नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम कहते हैं, उस कुकिंग प्रोग्राम और एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम, नेशनल एफिशिएंट कुकिंग प्रोग्राम नेशनल लेवल का और इसके अलावा एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम, इन प्रोग्राम के अंतर्गत एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड जो है WSL, इसने पूरे देश में 20 लाख ऊर्जा दक्ष इंडक्शन कुक स्टोव वितरित करेगा। इसके तहत विद्युत मंत्रालय की गो इलेक्ट्रिक पहल के अनुरूप बिना सौर ऊर्जा संचालित विद्युत आधारित इंडक्शन कुक स्टोव पर ध्यान केंद्रित किया गया है। यह स्वच्छ कुकिंग यानी पकाने की योजना है, कुकिंग योजना का एक उपघटक है। एनर्जी एफिशिएंट फैन प्रोग्राम की बात करें तो इस योजना के तहत 1 करोड़ ऊर्जा दक्ष सीलिंग पंखे वितरित किए जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इससे कुल आवासीय बिजली खपत में लगभग 20% की कमी की जा सकेगी। एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड WSL के बारे में जानें। WSL को 2009 में स्थापित किया गया था। इसे विद्युत मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र के 4 उपक्रमों के संयुक्त उद्यम के रूप में बढ़ावा दे रहे हैं। इन उपक्रमों में शामिल हैं राष्ट्रीय तापीय विद्युत निगम लिमिटेड NTPC, विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम यानी REC लिमिटेड और पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। यह राष्ट्रीय संवर्धित ऊर्जा दक्षता मिशन यानी कि NMEE
NMEEE की मुख्य कार्यान्वयन शाखाओं में से एक है। NMEEE जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत शुरू किया गया एक मिशन है। WSL के तहत शुरू किए गए फ्लैगशिप कार्यक्रम उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल एलईडीज ऑफ फॉर ऑल यानी उजाला योजना। उन्नत ज्योतिबाई अफोर्डेबल एलईडीज फॉर ऑल, ये योजना जिसको हम उजाला कहते हैं, इसके तहत देश भर में LED बल्ब वितरित किए जा रहे हैं। इसके अलावा WSL के तहत शुरू की गई फ्लैगशिप कार्यक्रम में अगली है राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग कार्यक्रम SLNP। राष्ट्रीय स्ट्रीट लाइटिंग प्रोग्राम, स्ट्रीट लाइटिंग नेशनल प्रोग्राम इसको हम कहते हैं। इसके अलावा राष्ट्रीय स्मार्ट मीटर कार्यक्रम, तो स्मार्ट मीटर नेशनल प्रोग्राम। इसके अलावा भवन ऊर्जा दक्षता कार्यक्रम, बहुत सारे कार्यक्रम जो हैं इसी WSL जिसको हम क्या कहते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी सर्विसेज लिमिटेड, उसके तहत शुरू की गई हैं। अगली खबर की बात करते हैं। अगली खबर है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी कि FATF। इसने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट का नाम जो है, टाइटल जो है वो है क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग। तो क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग, क्राउड फंडिंग किसे कहते हैं, क्या होती है, समझते हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF ने ये रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर FATF की रिपोर्ट के मुख्य बिंदु पर नज़र डालें, जिसका टाइटल है क्राउड फंडिंग फॉर टेररिज्म फाइनेंसिंग। आतंकवादी संगठन अपनी आतंकी गतिविधियों की वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्राउड फंडिंग का सहारा ले रहे हैं। क्राउड फंडिंग के बारे में जानें। क्राउड फंडिंग के लिए आतंकवादियों द्वारा उपयोग किए जा रहे तरीके हैं, जैसे मानवतावादी, धर्मार्थ और गैर लाभकारी संगठनों की आड़ में। सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जांच में ये पाया गया है कि मानवतावादी, धर्मार्थ और गैर लाभकारी संगठनों की आड़ में ज़्यादातर मनी लॉन्ड्रिंग की जाती हैं। इस मनी लॉन्ड्रिंग से प्राप्त धन का मुख्य रूप से आतंकवाद के वित्त पोषण के लिए उपयोग किया जाता है। इसके अलावा समर्पित क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स देखें। क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स पर बहुत अधिक संख्या में और विविध गतिविधियां होती रहती हैं। इस कारण से अवैध गतिविधियों का पता लगाना मुश्किल हो जाता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और मैसेजिंग ऐप्स, इनकी मदद से चरमपंथी अपने संदेशों को प्रसारित कर सकते हैं। चरमपंथी मान्यताओं का अत्यधिक व निरंतर प्रसार कर उन्हें मजबूत बना सकते हैं और उपयोगकर्ताओं को धन जुटाने के लिए बाध्य प्रेरित किया जा सकता है। आभासी परिसंपत्तियां यानी कि वर्चुअल एसेट्स के साथ क्राउड फंडिंग की परस्पर संबद्धता, बिटकॉइन, प्राइवेसी कॉइन्स जैसी आभासी परिसंपत्तियों का उपयोग कर आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े फंड्स के स्रोत और गंतव्य को छिपाया जा सकता है। आतंकवाद के वित्त पोषण को रोकने के लिए क्राउड फंडिंग इकोसिस्टम से जुड़ी चुनौतियां, यह साबित करना कि फंड का उपयोग आतंकवाद के वित्त पोषण संबंधी गतिविधियों के लिए किया गया है, एक कठिन कार्य है। क्राउड फंडिंग के लिए गुप्त तकनीकों यानी कि एनोनमस टेक्निक्स का उपयोग किया जा रहा है। क्राउड फंडिंग नेटवर्क की जटिलता आदि। रिपोर्ट में की गई सिफारिशों पर नज़र डालें तो रिपोर्ट में कहा गया है क्राउड फंडिंग को राष्ट्रीय जोखिम आकलन में शामिल किया जाना चाहिए। इसके अलावा क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म्स को जवाबदेह बनाना चाहिए। इसके अलावा आतंकवाद के वित्त पोषण, गैर लाभकारी संगठनों आदि से संबंधित FATF मानकों को पूरी तरह से लागू किया जाना चाहिए। इसके अलावा FATF की स्थापना जो है वो समझ लेते हैं। FATF की स्थापना जो है 1989 में नवासी में की गई थी। यह वैश्विक मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवाद के वित्त पोषण से जुड़े मामलों की निगरानी करने वाली एक संस्था है। भारत में भी FATF का सदस्य हैं। जो देश FATF मानकों का पालन करने में बार बार विफल होते रहे हैं, उन्हें ग्रे लिस्ट या ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है। क्राउड फंडिंग के बारे में जानें तो क्राउड फंडिंग के तहत किसी सामाजिक कार्य या किसी विशेष परियोजना के लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स, इंटरनेट, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से आम जनता से धन प्राप्त किया जाता है। धन एकत्रित करने के पारंपरिक तरीके में सीमित फंड प्राप्त करना शामिल है। ये फंड जुटाने और प्राप्त करने का एक पूरी तरह से वैध तरीका है। इसके अतिरिक्त क्राउड फंडिंग का अधिकतर हिस्सा वैध होता है। इसका उपयोग अलग अलग उद्देश्यों के लिए किया जाता है, जैसे आपदा राहत, सामुदायिक हितों और संगठनों का समर्थन, राजनीतिक अभियानों का वित्त पोषण करना। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF।
अब हम आज की खबर की सुर्खियों की बात करते हैं। सुर्खियों में पहला है जीका वायरस। बेंगलुरु कर्नाटक के पास मच्छरों के लिए सैंपल में जीका वायरस पाया गया है। जीका वायरस के बारे में बात करें, जीका वायरस मुख्य रूप से एडीज मच्छरों के काटने से फैलता है। ये मच्छर ज़्यादातर दिन के समय में काटते हैं। इन्हीं मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया और येलो फीवर होता है। इन्हीं मच्छरों के काटने से डेंगू, चिकनगुनिया, येलो फीवर होता है। विशेष रूप से वयस्कों और बड़े बच्चों में गुएलिन बेरे सिंड्रोम, न्यूरोपैथी, माइलाइटिस के मामले जीका वायरस संक्रमण से ही जुड़े हुए हैं। इस वायरस की सबसे पहले पहचान युगांडा में रीसस मकैक बंदर में हुई थी। यह वायरस संक्रमित गर्भवती महिला से उसके गर्भ में पल रहे बच्चे में संक्रमित मरीज के यौन संबंध बनाने से और उसके संक्रमित व्यक्ति के ब्लड ट्रांसफ्यूजन से फैल सकता है। इसकी रोकथाम के लिए अभी तक कोई टीका उपलब्ध नहीं है। अगली खबर की बात करते हैं तो वह है वाइट हाइड्रोजन। वैज्ञानिकों ने फ्रांस में वाइट हाइड्रोजन का एक विशाल भंडार खोजा है। वाइट हाइड्रोजन में नेचुरल गोल्ड या जियोलॉजिकल नेचुरल गोल्ड या इसको जियोलॉजिक हाइड्रोजन भी कहा जाता है। इसका निर्माण प्राकृतिक रूप से जल और शैल के मध्य अभिक्रिया यानी वाटर रॉक रिएक्शन के जरिए भूपर्पट की सतह के नीचे होता है। इसकी निर्माण प्रक्रिया में उच्च ताप व दाब पर जल के अणुओं और ओलिवीन जैसे लोह समृद्ध खनिजों के बीच अंतर्क्रिया होती है। संभावित उपयोग देख इसका उपयोग विमानन, पोत परिवहन, इस्पात उत्पादन उद्योगों में किया जाता है। आज की अगली खबर की बात करें, अगली सुर्खी की बात करें, वो है कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम यानी कि CERT-IN। आईफोन पर भेजे गए कथित जासूसी अलर्ट को लेकर एप्पल कंपनी CERT-IN यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम, कंप्यूटर इमरजेंसी यानी CE रिस्पांस टीम यानी RT, तो CERT-IN द्वारा जारी की गई जांच में शामिल हो गई हैं। आईफोन पर भेजे गए कथित जासूसी अलर्ट को लेकर एप्पल कंपनी जो है CERT-IN द्वारा जारी की जा रही जांच में शामिल हो गई हैं। CERT-IN इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन कार्य करती हैं ये टीम जो है। इसके अलावा CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम IN कंप्यूटर सुरक्षा के उल्लंघन से जुड़ी घटनाओं पर प्रतिक्रिया देने के लिए राष्ट्रीय नोडल एजेंसी हैं। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008 के तहत CERT यानी कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम को साइबर हमलों से जुड़ी घटनाओं की रोकथाम करने, उनके घटित होने पर आवश्यक उपाय करने और सुरक्षा गुणवत्ता प्रबंधन सेवाएं प्रदान करने का कार्य सौंपा गया है। यह सूचना की सुरक्षा से संबंधित कार्यप्रणालियों, प्रक्रियाओं, रोकथाम उपायों इत्यादि से संबंधित दिशा निर्देश, सलाह, सुभेद्यता संबंधी नोट्स और श्वेत पत्र भी जारी करती हैं। अगली खबर जो है वह है सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा एवं निर्वाचक सहभागिता सिस्टम वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी कि SVEP कार्यक्रम। भारतीय निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ECI ने स्कूलों में कक्षा 6 से 12 तक के पाठ्यक्रम में चुनावी साक्षरता पर अध्याय शामिल करने के लिए शिक्षा मंत्रालय के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं यानी MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने ये कार्यक्रम जो है SVEP जिसको हम क्या कहते हैं स्वीप कह सकते हैं, सिस्टम वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन स्वीप कार्यक्रम यानी सुव्यवस्थित मतदाता शिक्षा और निर्वाचक सहभागिता, इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन और सिस्टम वोटर्स एजुकेशन, सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्टोरल पार्टिसिपेशन यानी स्वीप कार्यक्रम के अनुरूप हैं ECI के मुख्य कार्यक्रम। स्वीप को भारत में मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार करने के लिए मतदाता साक्षरता को बढ़ावा देने के लिए आरंभ किया गया है। स्वीप के उद्देश्य देखें तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव में मतदाता प्रतिशत को बढ़ाकर 75% तक करना स्वीप का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा विवेकपूर्ण और नैतिक रूप से सजग मतदान के माध्यम से मतदान की गुणवत्ता को बढ़ाना भी स्वीप का उद्देश्य है। बात करते हैं अगली खबर की, वो है ई सिगरेट क्या है। एक अध्ययन के अनुसार ऑस्ट्रेलिया, चीन, भारत और यूनाइटेड किंगडम में 85% युवाओं ने किसी न किसी मीडिया प्लेटफॉर्म पर ई सिगरेट से संबंधित विज्ञापन देखा है। 85% युवाओं ने, ठीक।
ई सिगरेट के बारे में देखें तो इन्हें ई सिग्स, वेप्स, इलेक्ट्रॉनिक निकोटिन डिलीवर सिस्टम यानी एंड्स भी कहा जाता है। ये परंपरागत सिगरेट का एक विकल्प माना जाता है। ई सिगरेट उपकरण में एक हीटिंग डिवाइस, एक बैटरी और निकोटिन युक्त तरल पदार्थ होता है। यह जब ये सिगरेट पी जाती है तो हीटिंग डिवाइस तरल पदार्थ को गर्म करके एरोसोल में बदल देता है। ये एरोसोल इसको स्मोकिंग करते वक्त भाप के रूप में बाहर निकलते हैं और इस कारण इसके लिए स्मोकिंग की बजाय वेपिंग शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। इन एरोसोल में निकोटिन, वाष्पशील, कार्यशील यौगिक, अति सूक्ष्म कण, भारी धातुएं आदि मौजूद होती हैं। वर्तमान में इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019 के तहत भारत में ये प्रतिबंधित हैं। ठीक, इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट निषेध अधिनियम 2019। अगली खबर की बात करें तो वो है मानवतावादी कार्यों के लिए समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम यानी UNOCHA संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जो हैं यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर समन्वय के लिए मानवतावादी ह्यूमैनिटेरियन एक्शंस समन्वय को हम क्या कह सकते हैं? UNOCHA यानी मानवतावादी कार्यों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय ने वेस्ट बैंक में बसाए इजरायलियों द्वारा फिलिस्तीनियों को डराने और उनके खिलाफ हिंसात्मक घटनाओं में वृद्धि को लेकर चेतावनी जारी की है। UNOCHA यानी कि मानवतावादी कार्यों के समन्वय के लिए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय के बारे में जानें तो ये संयुक्त राष्ट्र सचिवालय का हिस्सा है। यह आपात स्थितियों में समुचित कदम उठाने के लिए मानवतावादी कार्यों में लगे भागीदारों को एक साथ लाता है। संयुक्त राष्ट्र मानवतावादी कार्य विभाग 1998 में OCHA बन गया था। कार्य सहायता जुटाना, सूचनाओं को साझा करना, मानवतावादी सहायता के लिए प्रयासों का समर्थन करना और संकट से प्रभावित समुदायों के हितों का समर्थन करना। UNOCHA के बारे में मुख्यालय जाने तो इसका मुख्यालय जो है 2 जगह हैं, जिनेवा और न्यूयॉर्क। ये मुख्यालय OCHA के मानवतावादी सहायता संबंधी वैश्विक अभियानों के केंद्र के रूप में कार्य करते हैं। अगली खबर की बात करें तो वो है हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट। हंगर हॉटस्पॉट्स रिपोर्ट क्या है? ये रिपोर्ट संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसने विश्व खाद्य कार्यक्रम वर्ल्ड फूड प्रोग्राम ने जारी की हैं। वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और FAO और WFP। FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चर प्रोग्राम और WFP यानी वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। क्षमा कीजिएगा, FAO का मतलब है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, इन्होंने मिलकर के ये रिपोर्ट जारी की है जिसको हम हंगर हॉटस्पॉट रिपोर्ट कह रहे हैं। रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर नज़र डालें तो हंगर हॉटस्पॉट में 2 क्षेत्रीय समूह सहित कुल 22 देश या क्षेत्र शामिल हैं। 2 क्षेत्रीय समूह है, इसके अलावा 22 देश या ऐसे क्षेत्र शामिल हैं। इन हॉटस्पॉट में ऐसी आबादी निवास करती हैं जो अत्यधिक खाद्य असुरक्षा के गंभीर स्तर का सामना कर रही हैं या ऐसे होने की संभावना है। नवंबर 2023 से 2024 अप्रैल 2024 तक बुर्किना फासो, माली, दक्षिणी सूडान और सूडान सर्वाधिक चिंताजनक के स्तर में बने रहेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बहुत अधिक चिंताजनक के स्तर पर रखा गया है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को बहुत अधिक चिंताजनक के स्तर पर रखा गया है। अगली खबर की बात करें तो लीगल आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड रिटर्न मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस। क्या है ये कॉन्फ्रेंस? और IMO यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, IOM जिसको हम कहते हैं,
इसका आयोजन जो है इस कॉन्फ्रेंस का, जिसको हम लीगल आइडेंटिटी एंड राइट्स बेस्ड रिटर्न मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस, इसका आयोजन जो है कोपेनहेगन डेनमार्क में किया है। किसने किया है? अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन। इस कॉन्फ्रेंस में चर्चा की गई कि विश्व स्तर पर 1 अरब लोगों के पास कानूनी पहचान नहीं है। इन व्यक्तियों के संबंधित देशों के रिकॉर्ड में इनकी पहचान दर्ज नहीं है। साथ ही आवश्यक सेवाओं तक उनकी पहुंच और इनका मुक्त आवागमन भी प्रतिबंधित हैं। इस कॉन्फ्रेंस में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के ग्लोबल प्रोग्राम एनहांसिंग रीएडमिशन एंड लीगल आइडेंटिटी कैपेसिटीज़ यानी कि रैलिका के रैलिका के कार्यक्रम फ्रेमवर्क के तहत आयोजित किया गया है। रैलिका की शुरुआत 2022 में की गई, जिसे हम क्या कहते हैं? ग्लोबल प्रोग्राम एनहांसिंग रीएडमिशन एंड लीगल आइडेंटिटी कैपेसिटीज़। रैलिका के वैश्विक कार्यक्रम के तहत पुनर्प्रवेश और कानूनी पहचान पर चयनित देशों के साथ कार्य करने के लिए साक्ष्य आधारित दृष्टिकोण को अपनाया जाता है। इसका उद्देश्य प्रभावी प्रवासन प्रबंधन को बढ़ावा देना है। IMO यानी इंटरनेशनल माइग्रेशन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानें तो इसका गठन 1951 में किया गया था। संयुक्त राष्ट्र प्रणाली का एक भाग है ये। इसका उद्देश्य क्या है? सभी के लिए लाभ के मानवीय गरिमा से युक्त सुव्यवस्थित प्रवासन को बढ़ावा देना। भारत सहित 175 देश जो हैं इसके सदस्य हैं। IMO या IOM जिसको भी हम जो भी कह रहे हैं इसके। बात करते हैं सुर्खियों में रहे स्थलों की। बहरीन सुर्खियों में रहा है। बहरीन की राजधानी जो है वो है मनामा। बहरीन सुर्खियों में क्यों है और इसकी सुर्खियों में रहने के पीछे कारण क्या है? किंगडम ऑफ बहरीन ने इजराइल से अपने राजदूत को वापस बुला लिया है। बहरीन के अपने राजदूत को वापस बुलाया गया है इजराइल से। बहरीन एक द्वीपीय देश है। बहरीन द्वीप और फारस खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित लगभग 30 छोटे द्वीप समूह हैं। बहरीन एक क्या है? ये एक द्वीपीय देश है। इसमें बहरीन द्वीप और फारस की खाड़ी के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित लगभग 30 छोटे द्वीप शामिल हैं। इसका नाम अरबी शब्द अल बहरैन से लिया गया, जिसका अर्थ है 2 समुद्र। राजनीतिक सीमाएं बात करें तो ये ईरान, कतर, सऊदी अरब के साथ अपनी समुद्री सीमाएं साझा करता है। ईरान के साथ, कतर के साथ और सऊदी अरेबिया के साथ बहरीन अपनी सीमाएं साझा करता है। ठीक है। अरबी शब्द अल बहरैन से, जिसका मतलब 2 समुद्र हैं, इससे इसका नाम लिया गया है। अल बहरीन का उच्चतम बिंदु जो है अल दुखान हिल है। जबल अल दुखान जिसको हम कहते हैं, जबल अल दुखान, ये है बहरीन। बहरीन की बात हमने की। बहरीन जो है भूमध्य सागर जिसको हम कहते हैं, नक्शमा कीजिएगा, भूमध्य सागर नहीं, ये जो है पर्शियन गल्फ़ यानी कि फ़ारस की खाड़ी जिसे हम कहते हैं, उस फ़ारस की खाड़ी ईरान के फ़ारस के जस्ट पास में है। पर्शियन गल्फ़ जिसको हम कहते हैं उसके जस्ट अंदर ये देश विद्यमान है।